फिर हमें 19 साल यानी 2025 की एक झलक दिखाई जाती है जब इंटरगैलेक्टिक काइजू ने पहली बार पृथ्वी पर हमला किया था। उनसे लड़ने के लिए एरडे बनाया गया था और सागामी नाम का एक आदमी उसमें भर्ती होने का फैसला करता है। शुरू से ही साफ हो जाता है कि सागामी बेहद प्रतिभाशाली है। शूटिंग टेस्ट में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है और इंस्ट्रक्टर कहता है कि इतनी दूरी से 70% सफलता दर हासिल करना बहुत कम लोगों की बस की बात है। उसके साथ ही सैनिक उसकी क्षमताओं से प्रभावित हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि उसके जैसा आदमी बाकी सबको कमजोर दिखा देता है। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और लगातार मेहनत की वजह से सागामी जल्दी ही सेना के अंदर एक खतरनाक योद्धा बन गया। उसने लड़ाइयों में खुद को साबित किया और संगठन में उसकी तरक्की लगातार होती रही। एक रात सागामी बाकी सैनिकों से कहता है कि उन्हें इस इलाके के काइजू को हर हाल में खत्म करना होगा। अगर वह शहर में घुस गया तो भयानक तबाही मच जाएगी। काइजू भयंकर हमला करना शुरू कर देता है और कई सैनिक जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन सागामी वहीं डटा रहता है और एक विशाल तोप से एक ही वार में काइजू को खत्म कर देता है। बचे हुए सैनिक खुशी से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और उसे अपना रक्षक कहते हैं। वे बार बार सेवियर चिल्लाते हैं और सागामी को यह सब बहुत अच्छा लगने लगता है। सागामी अपनी बेमिसाल मेहनत जारी रखता है और अकेले दम पर कई लड़ाइयाँ जीतता है। वह बाकी सैनिकों से अलग नजर आने लगता है और लगातार ऊंचे पदों तक पहुंचता रहता है। उसके साथ ही उससे कहने लगते हैं कि वह कुछ ऐसा हासिल करेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वे कहते हैं कि वह मानवता का रक्षक बनेगा और सागामी को यह सब सुनना सच में पसंद आने लगा। फिर एक दिन खबर आती है कि तात्सुओ नाम का 9 साल का लड़का एक रोबोट चला रहा है। तात्सुओ पहले पूरी तरह अनजान था, लेकिन उसने अकेले ही एक काइजू को हरा दिया। सोशल मीडिया पर लोग तात्सुओ को रक्षक कहने लगे और यह साफ था कि सागामी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में एक सैनिक यह सुनकर गुस्से में था कि एरडे इस वजह से अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई कैसे मान सकता है कि तात्सुओ अकेले पूरी दुनिया को बचा सकता है। सागामी ने उससे कहा कि बड़े अधिकारियों ने बस यह तय कर लिया है कि रोबोट इंसानों से बेहतर हैं और नतीजे खुद सबके सामने हैं। अब वे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके नियंत्रण पर है। कोई दूसरा रास्ता न होने पर सागामी रोबोट्स के बारे में सच्चाई जानने निकल पड़ा। उसने खुद सिम्युलेटर टेस्ट किया ताकि देख सके कि काइजू से लड़ाई में रोबोट वास्तव में कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन वह प्रभावित नहीं हुआ। उसने रिपोर्ट दी कि रोबोट उसकी मदद के मुताबिक तेज प्रतिक्रिया नहीं देते और उसे सवाल उठाया कि क्या वे सच में इतने असरदार है भी या नहीं। इसी बीच तात्सुओ लगातार सुर्खियों में बना रहा, एक के बाद एक काइजू को हराता गया और हर बार नुकसान को बेहद कम रखता था। तात्सुओ स्वभाव से बहुत शर्मिला था, लेकिन जिन लोगों की उसने जान बचाई थी वे उसकी तारीफ करने में कभी पीछे नहीं हटे। लोग उसे अपना असली रक्षक कहने लगे और पूरी दुनिया उसे पसंद करने लगी। आमतौर पर भावनाहीन रहने वाला सागामी यह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने तात्सुओ को अपनी राह का कांटा कहना शुरू कर दिया। उसके पास बस यही विकल्प था कि वह बढ़ती करवाहट के साथ तात्सुओ की सफलता देखते रहे। फिर एक दिन अलार्म बज उठा क्योंकि एक ही समय में 3 इंटरगैलेक्टिक काइजू दिखाए गए थे और भी काइजू आने लगे। इसलिए सागामी और बाकी सैनिक लड़ाई के लिए निकल पड़े। उनकी यूनिट पूरी तरह दब चुकी थी, इसलिए सागामी ने अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। जब सब भाग रहे थे तब सागामी अकेले किसी राक्षस की तरह काइजू पर टूट पड़ा। उसने गोलियों की बारिश कर दी और बिना किसी डर के उस दैत्य का सामना किया। काइजू उसकी जान लेने ही वाला था, तभी सागामी चिल्लाया कि वही दुनिया का असली रक्षक है। वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन तभी तात्सुओ अचानक आकर काइजू को हरा देता है। जाहिर है सागामी यह देखकर आग बबूला हो गया। अब वह तात्सुओ से नफरत करने लगा और उसने गुस्से में उस पर हथियार तान दिया, मगर बदकिस्मती से उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह सिर्फ गुस्से से देखता रह गया। उस दिन के बाद सागामी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी और उसने बहुत ही तेजी से ऊंचे पद हासिल किए। जब उसके पास रैंक और ताकत आ गई तब उसने अपने लंबे समय से बनाई योजना को शुरू किया। वह नेताओं के सामने खड़ा हुआ और बोला कि पूरी मानवता का भविष्य सिर्फ तात्सुओ के हाथों में सौंप देना लापरवाही है। उसने कहा कि दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रक्षक होना जरूरी नहीं, अगर प्रतिभाशाली बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाए और वह खुद उनका कप्तान व प्रशिक्षक बने तो वे तात्सुओ को भी पीछे छोड़ सकते हैं। उसने वादा किया कि यही दुनिया को बचाने का असली तरीका है और लोग उसकी बात सुनकर खुशी से चिल्लाने लगे। 2030 में सागामी का सपना सच हो गया। तात्सुओ के रास्ते पर चलने वाले नए रक्षकों को तैयार करने के लिए एरडे के तहत बच्चों की एक नई टीम बनाई गई। सागामी ने उन बच्चों से कहा कि उन्हें तात्सुओ की जगह लेकर दुनिया को बचाना है और जनता के बीच सेवियर्स के रूप में जाना जाना है। आगे चलकर यही समूह वीडे नाम से मशहूर हुआ। फिर आया साल 2034 और बिग फ्रीज। 2035 में तात्सुओ और एरडे की आखिरी लड़ाई असफल रही और वीडे का नाम लोगों की यादों से लगभग मिट गया। ऐसा लग रहा
रहा था कि सागामी की पूरी योजना बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सागामी और वे बच्चे उन भयानक हालातों में भी जिंदा बच गए और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। काफी समय बाद सागामी को खबर मिली कि तात्सुओ अंतरिक्ष से वापस लौट आया है और खुद से बड़बड़ाया कि तात्सुओ सच में एक ऐसी मुसीबत है जो ब्रह्मांड के किनारे तक जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। उसने घोषणा की कि वीडे मिशिमा के आग वाले काइजू और तात्सुओ की नई मशीन दोनों पर कब्जा करेगा। उसके हिसाब से वीडे के अलावा किसी और रक्षक की जरूरत ही नहीं। वर्तमान में लौटते हैं जहां युकियो तात्सुओ से अंदर जाने को कहता है क्योंकि उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा था। तभी सागामी का जूनियर अपने काइजू का हथियार चलाता है। हमला सीधे जाकर लगता है और युकियो को बेहद गंभीर चोट पहुंचती है। तात्सुओ यह देखकर डर जाता है और तुरंत युकियो के पास भागता है। उधर सागामी और उसकी टीम खुशी मनाने लगती है। उनमें से एक कहता है कि वार बिल्कुल सही जगह पर लगा है। सागामी फिर घोषणा करता है कि अब किस्मत पूरी तरह उनके साथ है। तात्सुओ मॉल से दूर खींच लिया गया था और युकियो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए मिशिमा मॉल अपने सबसे ताकतवर हथियार खो चुका था। हालांकि टीम का एक सदस्य युमा खुश नहीं दिख रही थी। कर्नल मानता है कि उसके काइजू का अपने आप बेकाबू हो जाना योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तात्सुओ को बाहर निकालने में सफलता हासिल की, इसलिए कर्नल युमा की तारीफ करता है। युमा कहती है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर सकती क्योंकि इस दौरान आर्टेमिस की जान चली गई। अब उसके पास कोई काइजू नहीं बचा, जिसका मतलब है कि वह अब कर्नल के किसी काम की नहीं रही। सागामी उसे चिंता न करने को कहता है और बोलता है कि वह बस उसके पीछे खड़ी होकर देख सकती है। वह यह बात अपनी अजीब लेकिन आकर्षक पागलपन भरी मुस्कान के साथ कहता है और युमा उसकी बातों में आ जाती है। सागामी दोबारा कहता है कि वे वीडे हैं और मुक्ति की मसाल पहले ही जल चुकी है। जहाँ तक तात्सुओ की बात है, सागामी घोषणा करता है कि वह खुद उसकी जान लेगा। पूरी टीम खुशी से चिल्लाती है और सागामी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद तात्सुओ अभी अपने टूटे हुए रोबोट के लिए रो रहा होगा। अपने पागलपन वाले अंदाज में वो तात्सुओ की नकल भी उतारता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए यह पूरी तरह से गलत साबित होता है। तात्सुओ और युकियो अचानक प्रकट होते हैं और रेंडियर जैसे काइजू के सींग काट देते हैं। वे जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे थे और सागामी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे इतनी जल्दी ठीक भी हो गए। युकियो भी हैरान हो जाता है जब वह काइजू के ऊपर 3 लोगों को खड़ा देखता है। वह समझ जाता है कि उसे काइजू को मारना है, लेकिन इंसान को चोट पहुंचाए बिना। उसके पास सिर्फ एक ही तलवार बची थी, फिर भी वो अपनी 6 स्वॉर्ड स्टाइल तकनीक का इस्तेमाल करता है। कर्नल तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है और वह टोई को आदेश देता है कि बाकी वीडे सदस्यों को उनके अपने काइजू के पास भेजो। तात्सुओ एक बेहद शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन वो दंग रह जाता है जब उसका वार निशाने से चूक जाता है। काइजू में से एक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरा राइट टीम एक पल में गायब हो गया। तात्सुओ हैरान रह जाता है क्योंकि यह असंभव होना चाहिए था। वापस आने के बाद उसने कई बार असंभव शब्द कहा था, लेकिन टेलीपोर्टेशन तो उसकी समझ से भी परे थी। युकियो भी स्तब्ध था और इस टेलीपोर्टेशन क्षमता से उतना ही प्रभावित हुआ। सागामी उस रोबोट से आती आवाज को पहचान लेता है और उसे कुछ समझ आता है। अब उसे साफ हो जाता है कि युकियो ने अपना शरीर बदला है। तात्सुओ सोचने लगता है कि आखिर काइजू और अलौकिक शक्तियों के मामले में असंभव जैसा कुछ है भी या नहीं। आओ के काइजू की आग भी उतनी ही असंभव लगती थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। सागामी कहता है कि उनके काइजू की क्षमताओं ने तात्सुओ का दिमाग घुमा दिया है। वो समझाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि इंसान अपने दिमाग की पूरी क्षमता का सिर्फ 10% या उससे भी कम इस्तेमाल करता है। अगर कोई बाकी 90% को खोल सके तो वह हाइपर फिजिकल शक्तियां हासिल कर सकता है, जैसे टेलीपोर्टेशन और आग पैदा करना। लेकिन सागामी तुरंत कहता है कि यह सब पूरी तरह बकवास है। वह एक उदाहरण देता है, अगर किसी साधारण वैक्यूम क्लीनर में दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर लगा दिया जाए तो क्या वह अचानक माइक्रोवेव की तरह काम करने लगेगा? जवाब है नहीं। सॉफ्टवेयर की पूरी क्षमता खोली जा सकती है, लेकिन हार्डवेयर की अपनी सीमाएं होती है। उसी तरह एक सामान्य इंसानी शरीर चाहे जितना शक्तिशाली दिमाग रखे, वो अपने आप आग पैदा नहीं कर सकता या टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। फिर वो तात्सुओ से कहता है कि सोचो क्या होगा अगर किसी ऐसे काइजू के शरीर को, जो हर वातावरण में खुद को बदल सकता है, एक ऐसे इंसानी दिमाग से जोड़ दिया जाए जिसमें छिपी हुई असीम क्षमता हो। काइजू की शिकारी प्रवृत्ति और उसका मूल प्रकृति मिलकर अलौकिक शक्तियों को जन्म देगी। सागामी समझाता है कि तब वे लोग कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं और तभी तात्सुओ धीरे धीरे सारी बातें समझने लगता है। तात्सुओ चारों ओर इन खास काइजू को देखता है और समझ जाता है कि उनमें से हर एक किसी न किसी अज्ञात शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अब उसे काइजू टेमर्स और उनके काइजू के बीच का असली रिश्ता समझ में आने लगता है। कर्नल पुष्टि करता है कि जो इंसान काइजू को नियंत्रित करते हैं वे असल में रिमोट ब्रेन की तरह काम करते हैं, जो काइजू के शरीर की पूरी क्षमता को बाहर निकालते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो काइजू उन इंसानों की वजह से और भी शक्तिशाली बन रहे हैं जो उन्हें नियंत्रित कर
कर रहे हैं। तात्सुओ यह सब सुनकर हिल जाता है और तभी हमारे नायक देखते हैं कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। हगाने गुस्से में पूछती है कि ये लोग आखिर है कौन और दूसरे इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर्नल कोई जवाब नहीं देता और उसके जूनियर सिर्फ हंसने लगते हैं। फिर हगाने समझ जाती है कि इस समय यह मायने नहीं रखता कि वे कौन है, असली बात यह है कि उनकी जान खतरे में है और युकियो पहले ही अपने शरीर का आधा हिस्सा खो चुका है। उनके सामने 5 काइजू और 5 इंसान खड़े थे और वे सभी आओ की तरह काइजू टेमर्स थे। वे बहुत बड़े नुकसान की स्थिति में थे और हालात इतने भयानक थे कि सब कुछ समझ पाना भी मुश्किल लग रहा था। उधर मॉल में आओ आराम से कुर्सी पर घूमते हुए मजे कर रही थी। तभी उसके दोस्त उसे गंभीर होने के लिए कहते हैं। तभी आओ रात के आसमान में कुछ अजीब देखती है। इधर सागामी अपने मन से बात करता है। वो खुद से कहता है कि उसकी वीडे कभी नहीं हारेगी, खासकर तात्सुओ से तो बिल्कुल भी नहीं। वो कसम खाता है कि वो अपने ही हाथों से तात्सुओ की जान लेगा और फिर अपनी योजना बदलने का फैसला करता है। मिशिमा जाने के बजाय अब वे अपनी पूरी ताकत लगाकर इसी वक्त तात्सुओ को खत्म करेंगे। हगाने सोचती है कि अब वे क्या करेंगे और तभी वो देखती है कि तात्सुओ पूरी तरह से शांत हो चुका है। हालात लगभग निराशाजनक लग रहे थे, लेकिन तात्सुओ वही करता है जो वो सबसे अच्छी तरीके से जानता है, लड़ाई की तैयारी। जैसे ही तात्सुओ युकियो को नियंत्रित करने के लिए अपना हाथ हल्का सा हिलाता है, सागामी बहुत डर जाता है। वह तुरंत अतोची को आदेश देता है कि बाकी सभी काइजू टेमर्स को संदेश भेजो क्योंकि यह कोड ऑरेंज स्थिति है। अतोची हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन सागामी उसे बस आदेश मानने को कहता है। अतोची अपने काइजू की शक्ति का इस्तेमाल करता है और बाकी वीडे सदस्यों को ऑरेंज कार्ड भेज देता है। उनमें से एक सदस्य चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेले ही उस रोबोट को खत्म कर सकता है। उसे यह एक आसान निशाना लगता है और वह सोचता है कि कोड ऑरेंज की सच में जरूरत नहीं है। इसी बीच तात्सुओ तय कर चुका था कि इस स्थिति में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। काइजू टेमर्स अपने काइजू को आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। तात्सुओ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब दुश्मन सीधे उसके पास से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। वे अपने असली मिशन को सबसे ऊपर रख रहे थे और पीछे हट रहे थे। एक पल में पूरी वीडे टीम गायब हो जाती है, सिर्फ कर्नल को छोड़कर। कर्नल कहता है कि वे लड़ाई जीत सकते थे, लेकिन उसकी कीमत कम से कम 3 काइजू खोने के रूप में चुकानी पड़ती। सागामी बहुत चालाक और स्ट्रेटेजिक था। वह घोषणा करता है कि वह कभी गलती नहीं करता। फिर वह पूछता है कि क्या तात्सुओ को पता है कि उसकी काइजू सेना कहाँ जा रही है। हमारे नायक डर से कांप उठते हैं जब उन्हें आंसर समझ में आता है। सागामी बताता है कि वे सीधे मिशिमा मॉल की ओर बढ़ रहे हैं और वहां पहुंचने में उन्हें सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। वो यह भी याद दिलाता है कि यही तात्सुओ की समय सीमा भी है। तात्सुओ समझ जाता है कि उसे बचे हुए दुश्मनों को हराकर काइजू सेना से पहले मॉल तक पहुंचना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो अंदर मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। कर्नल उल्टी गिनती शुरू कर देता है और बताता है कि तात्सुओ पूरे 10 सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। सागामी उसे डगमगाता हुआ योद्धा कहकर चिढ़ाता है और कहता है कि वेरिटी आ रही है। युकियो गुस्से में उसे रास्ते से हटने को कहता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो दंग रह जाता है जब सिर्फ एक ही बार में उसे बर्फ के बीच दूर फेंक दिया जाता है। एक भयानक दैत्य उन पर हमला कर रहा था और हमारे नायक सदमे में पड़ जाते हैं। सागामी अपने राक्षस को आदेश देता है कि उन्हें कुचल दो और उसका काइजू हरक्यूलिस हमला करना शुरू कर देता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।